जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनदरोगा के लिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो इन तीनों के नोट्स कवर करवा दिए हैं। सबके मैंने दो दो चैप्टर आपको कवर करवा रखे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इन्वायरमेंट की क्लास को कवर करेंगे। इन्वायरमेंट में जो आपको पहला चैप्टर दिया गया उससे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में आपको ऐसे नॉर्मली चैप्टर दिया गया है। इन्वायरमेंट में 1 से 2 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले 3-4 दिन पहले भी मैंने आपको एक इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर दोनों की मिक्स क्लास कवर करवाई थी। आज की क्लास में हम केवल इन्वायरमेंट ही कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ऑप्शन है सुंदरबन, ऑप्शन बी नीलगिरी या नंदा देवी या मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीलगिरी। ठीक है, कहाँ है करके ये भी आपसे पूछता है। जो नीलगिरी है वो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। नीलगिरी पड़ता है तमिलनाडु में। सुंदरवन पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। और नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है, जबकि मन्नार की खाड़ी ये भी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, पहला कौन सा? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन है, केरल की मौन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या भारत में एकमात्र सदाबहार वन है? नहीं, ये तो ऐसा नहीं है। मैं महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ है? ये भी नहीं है। पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है? ये भी नहीं है। यहाँ में घाटी में पादपों तथा प्राणियों के दुर्लभ जातियां होती है। ठीक है, पाई जाती है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाऊ कहाँ पर है? केबुल लामजाऊ ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये पड़ता है मणिपुर में। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है समुद्री तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। जब भी हमारे वैश्विक तापमान के फलस्वरूप जो भी चेंजेस आएंगे उसमें समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है और तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़ा बताइए। बांदीपुर अभ्यारण्य क्या कर्नाटक में है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरिस्का राजस्थान बिल्कुल सही है। अन्नामलाई तमिलनाडु सही है। पेरियार आंध्र प्रदेश नहीं है। पेरियार कहाँ है? केरल में। पेरियार है केरल में। ठीक है, तो पेरियार कहाँ पड़ता है? पेरियार पड़ता है केरल में। छठा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वभक्षी या हरित पादप। तो इसमें आते हैं हरित पादप। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम हरित पादप बोलते हैं। और ये ही आते हैं किसमें? प्राथमिक या प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत। छठे का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। सातवें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण बायो बायोरिडिमिडिएशन तकनीक के कौन से लाभ हैं? कौन कौन से लाभ है आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है, या फिर कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवी के प्रयोग में जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपाचरित किया जा सकता है, या फिर तीसरा दिया है, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों के सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब सी क्यों होना चाहिए? देखो, पहला जो कथन कह रहा है, पहला और तीसरा इसका सही होना चाहिए। पहला और तीसरा। ठीक है, तो अब इसको हम ध्यान से एक बार देखो। अब इस क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नांकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण का स्वच्छ करने की तकनीक है। ये एकदम सही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। ये कथन आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और तीसरा कथन आपका एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन आपको दिया है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों को उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों को क्या भूमिका है?
क्या सीमाएं हैं इसकी, इसके बारे में हम डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला जो दिया है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है या महाद्वीपों पर नहीं, कैसा है। दूसरा क्या है, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है, या फिर आर्थिक रूप से व्यवहार्य के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर है वो केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब बी और जो 2 और 3 है वो क्या कह रहे हैं आपसे, यानी कि जो शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्र में ही संभव है, समुद्र में भी है और महाद्वीपों पर भी है। शैवाल आपने देखा वो काई जो जम जाती है, काई को ही हम क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं पे पानी भरते हो तो अगर बहुत टाइम से हमें पानी नहीं होगा तो उस पर आप देखना कीचड़ में हरी हरी घास टाइप की जमने लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि शैवाल समुद्र में भी लग सकता है और महाद्वीपों पर भी। तो पहला कथन आपका गलत हो गया, बाकी दूसरा भी सही है, तीसरा भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव आवर्धन से तात्पर्य है, अब जैव आवर्धन क्या होता है इसके बारे में हमें जानना होगा। शरीर में कैंसर कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाना या उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, या शरीर में सूक्ष्मदर्शी भागों को सूक्ष्मदर्शी से देखना, या विशिष्ट क्षेत्र में एक जाति के सदस्यों की संख्या का अचानक बढ़ना। तो 90 का जो आंसर होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ाना। ठीक है, बढ़ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 10वें को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूवैज्ञानिक चक्र, या डी भू रासायनिक चक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ऑक्सीजन या मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 11 का, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए होता है। किसके लिए होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण का आमापन के लिए क्या होता है, जैव ऑक्सीजन मांग या बीओडी किसके लिए एकमात्र मापदंड है, मानक का मापदंड है। यह है जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित गैसों में से किन को विचार में लिया गया है। तो 12वें का जो आंसर होना चाहिए, पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं फिर करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या मीथेन, ये 5 दिए हैं, इसमें आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो 12वें का जो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4। तो यानी कि 2, 3, 4, 2 में क्या है, देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड, 3 में नाइट्रोजन और 4 में सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे देश के जो शहरों में वायु गुणवत्ता या सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है। एक लेते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम सीओ बोलते हैं। एक होता है NO2 जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। एक होता है SO2 जिसको सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, CO2 और मीथेन को हम नहीं लेते हैं। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 4, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। क्या आवासीय प्रदूषण, अत्यधिक दोहन, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, या आवासीय विनाश। तो 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवासीय विनाश। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपना ही घर को क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। यानी कि अपना जमीन जंगलों को काट रहे हैं, अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस चक्कर में क्या हो रहा है, जैव विविधता कम होने का मुख्य कारण यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है या ताप स्थल भी कहते हैं इसको। क्या हिमालय व पूर्वी घाट, या फिर पश्चिमी घाट या सुंदरबन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, या पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। ठीक है, तो 14वें का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये दो ही भारत में क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसके अलावा कोई हॉटस्पॉट भारत में नहीं है। एक तो पूर्वी हिमालय
यानी कि जो असम असम साइड होता है वो वाला हिमालय, और जो पश्चिमी घाट जो गोवा और गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक केरल, इनके बीच जो जंगल पड़ता है वहां पर क्या है हमारा पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो यानी कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन आपको दिया रामसर अभिसमय कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। आप सबको पता है रामसर किससे संबंधित है, आर्द्र भूमियों से। मैंने इसके पहले आपको ये रामसर के बारे में डिटेल से बताया था, नेशनल पार्क के बताए थे, वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आप चाहे तो मेरे चैनल में जाकर पूरी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 16वां देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या 82 या 96 या 1959। क्या इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत क्या किया गया था, वन्य जीवों को संरक्षित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावित वाला है। यानी कि नवीकरणीय स्रोत सर्वाधिक संभावित वाले हैं। ठीक है, तो 17वें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर शक्ति। यानी कि क्या सूरज की ऊर्जा कभी खत्म हो सकती है? नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। यानी कि जब तक हम लोग तब तक सूरज की ऊर्जा भी रहेगी रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावित है, तो सबसे ज्यादा किससे होगा, सौर शक्ति। सौर यानी कि सनलाइट, सनलाइट से ही हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। एपिको आंदोलन पीगी हेगड़े, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा एस एल बहुगुणा दिया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, या शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा है? बिल्कुल सही है। मेनली नाम सुंदरलाल बहुगुणा का आता है। ठीक है, भले ही इसको स्टार्ट किया था गौरा देवी ने, लेकिन नाम किसका आता है, सुंदरलाल बहुगुणा का आता है। ठीक है, दो नाम आपको याद करने होंगे, एक सुंदरलाल बहुगुणा, एक चंदी प्रसाद भट्ट। इन दोनों ने चिपको आंदोलन में बहुत मेहनत कर रखी है, लेकिन मेनली जो इसको स्टार्ट किया था वो किसने किया था, गौरा देवी ने। ठीक है, तो 18वें का जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 18वें का डी। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे का नहीं है। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलित विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, या उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, या भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो आपका 19वें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। यानी कि जो हमारा वायुमंडल या भूमंडल कह सकते हैं, भूमंडल का ताप ज्यादा बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए हम इस तकनीक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। दुर्लभ या रेयर भूतत्वों का निष्कर्षण, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण, या फिर हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20वें का वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं या माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। अब इसके बारे में अत्यधिक चिंता क्यों है समझते हैं। ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है, ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो सकती है, या फिर अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। जो 21वां होगा इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। यानी कि यह समुद्री परितंत्र या पारितंत्र जिसको हम कहते हैं के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं।
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से सेट किए गए हैं, तो आप लोग जरूर इसको देखिए इनको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में आने के इनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22वां है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अब डी 1 2 3, अब होता क्या है इसको पहले ध्यान से इसको पढ़िए। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद मीथेन हाइड्रेट विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। फिर दूसरा है वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यानी कि 3 के 3 आपके सही आंसर, तो 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब विचार करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या ओजोन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन सी गैस निर्मुक्त होती है। दहन मतलब होती है जब भी आप क्या करते हैं, धुआं लगाते हैं। आग लगाने के बाद कुछ क्या होती है ना, गैस दहन होने के बाद उसके भी धुआं निकलता है। तो वह धुआं किस चीज का होता है, वो गैस किस क्या क्या होती है, उसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो वो क्या हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, मीथेन CH4, ओजोन O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये 4 के 4 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है, ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रसायन का नाम अच्छे से याद कर लो पहले। कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियोन और फोरेट फोरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल की आशंका देखा जाता है। ये रसायन किस रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये किस में किए जाते हैं, कृषि में पीड़कनाशी या फल पक्वन कारक या संसाधित खाद्यों में परिरक्षक या प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने के कारक, ठीक है। तो 24वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि में पीड़कनाशी। यानी कि आपने देखा होगा जो कीटनाशी होते हैं जो डाला जाता है फसलों में, तो उससे क्या होता है, हमारी फसल में जो कि कीड़े वीड़े होते हैं हमारी बॉडी को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसको क्या माना जाता है, हानिकारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट या मुर्गी जिसको बोलते हैं, उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो 25वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा कथन सही है, 3 का 3 कथन सही है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, पहला कथन एकदम करेक्ट आंसर है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अविक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। आज मैंने आपको इन्वायरमेंट के टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। तो और भी अगर आप चाहोगे तो इन्वायरमेंट की और भी हम क्लास लेके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। बाकी हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कवर कर ही रहे हैं, साथ में एक एग्रीकल्चर की भी क्लास साथ में ले आएंगे, और मैथ्स की क्लास की भी हम कोशिश करेंगे। मैथ्स के लिए मेनली दिक्कत क्या होती है ना, सॉल्व करने के लिए होती है, तो मैथ्स की क्लास या तो मैं बोर्ड में कराऊंगा, ये फोन में लिखने में थोड़ा समस्या होती है, तो इसलिए फोन में दिक्कत आती है। तो मैं देखूंगा एक बार, क्या पता आपको बोर्ड में करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।